बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बायोलॉजी 10th क्लास के लिए इसमें देखें कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के निकाले हैं। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 12 है। 12 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन 50 बोर्ड के पेपर में से निकाले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे। वो वाले सवालात जब 30 से 35 पेपर्स तक आप जाते हैं तो तब सारे सवाल रिपीट होने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये 12 चैप्टर में से जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, व्हाट इज़ मीन बाय गैंग्लियन, व्हाट इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स। यहाँ से लेकर ये 3 सवाल हमारे ये चैप्टर 12 में से आए हैं। तो ये तीनों सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर ये वीडियो शेयर करें सारे बच्चों के साथ, ताकि हर एक बच्चा जो भी ट्यूशन के बगैर तैयारी करना चाहता है और अच्छे से अच्छे नंबर लेना चाहता है तो वो इस वीडियो को एक बार देख ले। तो आप लोग सुकून के साथ इसे मुकम्मल तौर पर आप शॉर्ट क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है वो भी आपको पता चल जाएगा और आप याद भी कर सकते हैं। वीडियो को सुनकर याद भी कर सकते हैं। अगर किसी वक्त आपका याद करने को दिल नहीं चाह रहा तो आप सिर्फ वीडियो सुनते रहें तो आपके दिमाग में ये फिक्स हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 3 सवाल मैं दिखाता हूँ आपको। व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, व्हाट इज़ मीन बाय गैंग्लियन, व्हाट इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दूसरे नंबर पर सवाल ये दिए हुए हैं। व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, व्हाट इज़ मीन बाय गैंग्लियन और व्हाट इज़ मीन बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तीनों सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरह से सारे बोर्ड के पेपर्स में से ही हमने ये सवाल निकाले हैं। तो ये चैप्टर 12 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हैं जो पेपर्स में बार बार आ चुके हैं वो सारे के सारे सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप वीडियो की तरफ चलते हैं। देखें पहला सवाल है पहले बायोलॉजी क्लास 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है राब्ता एंड कंट्रोल का मतलब होता है काबू में करना। तो राब्ते के ज़रिए से राब्ता करना और कंट्रोल करना। बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई 2 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा चीज़ों में कोऑर्डिनेशन के 2 तरीके कौन से हैं। 2 टाइप्स 2 किस्में कौन सी हैं ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है राब्ता करना, इन 2 चीज़ों को मिलाना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा चीज़ों के अंदर, जिंदा जानदारों के अंदर राब्ते के 2 निज़ाम कौन कौन से हैं उन निज़ामों के नाम बताने हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, एक असाब का निज़ाम है यानी कि हमारे जो नर्व सेल्स हैं, दिमाग वाला निज़ाम नर्व कोऑर्डिनेशन है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन के हार्मोन्स वगैरह के ज़रिए से जो कि ब्लड के अंदर डाले जाते हैं और उसके ज़रिए से जिस्म को कंट्रोल किया जाता है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह इंग्लिश और उर्दू के सारे स्टूडेंट के लिए एक जैसी इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो आप लोगों को चाहिए कि हर स्टूडेंट चाहे उर्दू का भी है तो वो भी इसको समझ ले। व्हाट इज़ नर्व्स, नर्व इम्पल्स क्या होती है, यानी कि नर्व्स के ज़रिए से पैगाम पहुंचाना क्या होता है। अ नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव। नर्व इम्पल्स एक लहर होती है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। मतलब ये कि चार्जेस वाली तब्दीलियाँ होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो मीन के इलेक्ट्रॉन से है तो मतलब ये चार्जेस में तब्दीलियाँ आती हैं, यानी कि सोडियम और पोटाशियम में के चार्जेस में यहाँ पर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। दैट ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, जो न्यूरॉन की लंबाई के साथ साथ हरकत कर रही होती है। तो नर्व इम्पल्स हकीकत में एक लहर होती है जो कि चार्जेस की तब्दीलियों की वजह से बनती है और वो न्यूरॉन के साथ साथ हरकत करती है, सफ़र करती है। व्हाट इज़ मीन बाय गैंग्लियन, गैंग्लियन से क्या मुराद है। इन सर्टन पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म के ख़ास हिस्सों के अंदर, द सेल बॉडीज़ ऑफ मैनी न्यूरॉन, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज़ होती हैं, फार्म आ ग्रुप, एक ग्रुप बना देती हैं। इन्वेल्प्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है। दिस इज़ कॉल्ड गैंग्लियन, उसे गैंग्लियन बोला जाता है।
तो हमारे जिस्म के ख़ास हिस्सों के अंदर सेल बॉडीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स की होती हैं वो एक ग्रुप सा बना लेती हैं और उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग आ जाती है, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली आ जाती है, कवरिंग आ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड गैंग्लियन, उसको गैंग्लियन कहा जाता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोमेटिक नर्वस सिस्टम? सोमेटिक नर्वस सिस्टम से क्या मुराद है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन। ये ज़िम्मेदार होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये ज़िम्मेदार होता है फॉर द कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है जो हमारी सोच के मुताबिक होते हैं, जो हमारी समझ के मुताबिक होते हैं, जो हमारे होश के मुताबिक होते हैं। कॉन्शियस का मतलब है होश के मुताबिक। एंड वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब है जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। एक्शन का मतलब है कामों को। इट इंक्लूड्स ऑल द मोटर न्यूरॉन, इसके अंदर सारे मोटर न्यूरॉन शामिल होते हैं। दैट कंडक्ट इम्पल्सेज फ्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू स्केलेटल मसल, ऐसे मसल की तरफ पैगाम लेकर जाते हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन, इसके अंदर हमारे होश वाले और हमारे ऐसे एक्शन को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे कामों को कंट्रोल किया जाता है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द मोटर न्यूरॉन, इसमें सारे मोटर न्यूरॉन शामिल हैं जिसके ज़रिए से दैट कंडक्ट इम्पल्सेस फ्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल। तो इसके अंदर वो सारे मोटर न्यूरॉन शामिल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हड्डियों के साथ जुड़े हुए पट्टों की तरफ पैगामात लेकर जाते हैं। तो मतलब हड्डियों की तरफ लेकर पैगामात लेकर जाने वाले जो भी असाब होते हैं, जो भी हमारे जिस्म के अंदर सेल्स होते हैं, वो सारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और हड्डियों की तरफ जो भी काम जाता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। मिसाल के तौर पर हम थप्पड़ किसी को लगाते हैं तो हमारे कंट्रोल में है, हम भागते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में है। तो ये सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। जो भी मसल्स, ऐसे मसल जिनमें हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं, हड्डियों के साथ जो जुड़े हुए मसल्स होते हैं, उनके जो काम होते हैं वो सारे नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन के बड़े बड़े अज्जा कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट। एक कोऑर्डिनेट का मतलब है जो कंट्रोल हुआ है, जिसमें राब्ता शामिल है। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट। एक कोऑर्डिनेशन, एक राब्ते वाला जो काम है, अमल है, काम है, उसके 5 अज्जा हैं। स्टिमुलस, रिसेप्टर, स्टिमुलस का मतलब है कि उभारना, कोई ख्वाहिश पैदा करना। रिसेप्टर का मतलब है कबूल करना। स्टिमुलस जो हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, रिसेप्टर जो उसको कबूल करते हैं। कोऑर्डिनेटर जो राब्ता करते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं। इफेक्टर जो असर करते हैं। रिस्पॉन्स जो उसका पे जवाब देते हैं। तो ये इसके 5 हिस्से होते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ करें और रिफ्लेक्स आर्क की भी तारीफ करें। द इनवॉलंटरी एंड इमीजिएट रिस्पॉन्स टू आ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इमीजिएट का मतलब है फ़ौरन, रिस्पॉन्स जवाब, टू आ स्टिमुलस एक स्टिमुलस का मतलब है हमारे अंदर जो कोई विश पैदा हुई है या कोई हमारे अंदर कोई ऐसा एहसास पैदा हुआ जिसको हमने महसूस किया है, इस कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। खुद ब खुद और फ़ौरन होने वाला जवाब जो कि किसी एहसास की वजह से हमारे अंदर पैदा हो जाता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। समटाइम द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, बाज़ औक़ात जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ऐसे जवाबात प्रोड्यूस बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS से पैदा हो जाते हैं। इज़ वेरी क्विक, वो बहुत तेज़ी से पैदा होते हैं। सच रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन की एक ये डेफिनेशन है और एक ये ऊपर वाली आप डेफिनेशन, इन दोनों में से कोई सी एक आप कर सकते हैं, दोनों करना चाहते हैं दोनों भी लिख सकते हैं। द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स फॉर प्रोड्यूसिंग, वो रास्ता, द पाथवे रास्ता, फॉलोड जो पैरवी किया जाता है, बाय द नर्व इम्पल्स के ज़रिए से, फॉर प्रोड्यूसिंग पैदा करने के लिए, एक रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, एक रिफ्लेक्स एक्शन पैदा करने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया जाता है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है।
डिफाइन स्टिमुलस, स्टिमुलस की तारीफ करें। गिव एनी टू एग्जांपल, इसकी दो मिसालें भी दें। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर कोई सी तब्दीली, एक्सटर्नल और इंटरनल, चाहे वो बाहर हो या अंदर हो। विच कैन प्रोवोक आ रिस्पॉन्स, जो एक जवाब पैदा कर सकती हो, जो एक जवाब पैदा करने वाला जिस्म को बना सकती हो। इन ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार के अंदर, मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी ऐसी बात पैदा होना जिसका हम जवाब देना चाहते हूँ, तो वो एक स्टिमुलस होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलस आर हीट, जो स्टिमुलाई की मिसालें हैं वो हरारत है, गर्मी, कोल्ड सर्दी, प्रेशर दबाव, साउंड आवाज़, साउंड वेव आवाज़ की लहरें, प्रेजेंस ऑफ केमिकल कोई कीमियाई चीज़ों का मौजूद होना, लाइट रोशनी वगैरह। तो ये सारी स्टिमुलस हैं जिनकी वजह से अगर कोई ज़्यादा होए तो हम उसका जवाब देने लग जाते हैं, तो वो स्टिमुलस बन जाती है। डिफाइन रिस्पॉन्स, जवाब से क्या मुराद है। गिव एग्जांपल, उसकी मिसाल दें। रिस्पॉन्स, आ रिस्पॉन्स इज़ द एक्शन, एक रिस्पॉन्स एक काम होता है परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर्स, जो हमारे असर करने वाले हिस्से अदा करते हैं। ऑन रिसीविंग द मैसेज, पैगाम मिलने पर। फ्राम कोऑर्डिनेटर्स, जो कोऑर्डिनेटर लाते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब है हमारे नर्व्स वगैरह, हमारे असाब वगैरह। तो हमारे असाब के ज़रिए से अगर कोई पैगाम मिला है और हम उसका कोई जवाब देते हैं तो उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्राम समथिंग, मिसाल के तौर पर जब हम हाथ को खींच लेते हो किसी चीज़ से। वेरी हॉट, जो बहुत गर्म होती है। एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लावर, और फूलों का हरकत करना। सनफ्लावर, सूरज के फूलों का, सूरजमुखी के फूलों का। टूवर्ड्स लाइट, रोशनी की तरफ। आर रिस्पॉन्सेज, तो ये रिस्पॉन्सेज की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर जब गर्म चीज़ को हमारा हाथ छू जाता है तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। इसी तरह सूरजमुखी के जो फूल होते हैं वो सूरज की तरफ, लाइट की तरफ बेंड होते चले जाते हैं, तो ये भी उनका रिस्पॉन्स होता है। वाट इज़ मीन्ड बाय रिसेप्टर्स, गिव एग्जांपल, रिसेप्टर की मिसालें दें। रिसेप्टर से क्या मुराद है, उसकी मिसालें दें। दी ऑर्गन्स, वो हिस्से, टिशू और सेल, बाफ्तें या टिशू का मतलब होता है सेल का ग्रुप, या सेल्स या खुलिए। विच आर स्पेशली बिल्ड, जो खास तौर पे बनाए जाते हैं। टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, के खास तरह के स्टिमुलस को महसूस कर सकें। आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, उनको रिसेप्टर कहते हैं। एग्जाम्पल्स, मेन रिसेप्टर इन मैन आर आइज़, इंसानों के अंदर जो बड़े बड़े रिसेप्टर्स होते हैं वो हैं उनकी आंखें, उनके ईयर्स, कान, नोज़, नाक, टेस्ट बड्स, मतलब ज़ुबान के ऊपर जायका चखने वाले सेल्स। रिसेप्टर्स ऑफ टच, छूने वाले हिस्से। हीट, गर्मी, एंड कोल्ड, और सर्दी वगैरह। हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेट देयर फंक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल वाले जानदार अपने आपस का रब्ता कैसे रखते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ब्रॉट अबाउट थ्रू केमिकल्स, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना एक सेल वाले, उनके अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो केमिकल्स के ज़रिए से लाया जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या खुली जानदारों के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो केमिकल्स के ज़रिए से लाया जाता है। वाट इज़ मीट बाय इफेक्टर्स, इफेक्टर से क्या मुराद है। इफेक्टर्स दी पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म के हिस्से। विच रिसीव मैसेज, जो पैगाम लेते हैं। फ्राम कोऑर्डिनेटर्स, राब्ते वाले। फ्राम कोऑर्डिनेटर्स, राब्ते वाले असाब, राब्ते वाली चीज़ों से। एंड प्रोड्यूस, और पैदा करते हैं। पार्टिकुलर, ख़ास किस्म का। रिस्पॉन्स, जवाब। आर कॉल्ड इफेक्टर्स, तो उनको इफेक्टर बोला जाता है। पार्ट ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज, जिस्म के वो हिस्से जो पैगाम वसूल करते हैं। फ्राम कोऑर्डिनेटर्स, राब्ते वाले सेल्स से, यानी कि न्यूरॉन वगैरह से। एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पॉन्स, और ख़ास किस्म का जवाब पैदा करते हैं। आर कॉल्ड इफेक्टर्स, तो उनको इफेक्टर बोला जाता है। आर कॉल्ड इफेक्टर्स, इधर इफेक्टर्स ये लिखा हुआ है। व्हाट इज़ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ से क्या मुराद है। श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलियल cells located at regular interval along axons. Schwann cells secrete a fatty layer called myelin sheath. श्वान सेल जो होते हैं ना वो ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। न्यूरॉन के सेल्स के ऊपर साथ साथ बाकायदा वक्फों के साथ लगाए जाते हैं। सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, जो बाकायदा वक्फों के साथ साथ लगाए जाते हैं। अलॉन्ग एक्सॉन, एक्सॉन के साथ साथ। श्वान सेल सीक्रेट ऑफ फैटी लेयर, श्वान सेल एक फैट की बनी हुई तय पैदा करते हैं। कॉल्ड माइलिन शीथ, जिसको माइलिन शीथ बोला जाता है। तो इसकी मैं हल्की सी डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूँ कि अगर ये हमारा न्यूरॉन है तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल सेल चढ़े हुए होते हैं,
तो उनको श्वान सेल्स बोला जाता है। तो फिर एक शीट, ये श्वान सेल जो होते हैं ना, वो एक शीट सी पैदा कर रहे होते हैं, एक लेयर सी पैदा कर रहे होते हैं जो फैट की बनी होती है, जिसको माइलिन शीट बोला जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल का मतलब यह है कि न्यूरॉन के रिलेटेड ये बात, न्यूरोलॉजी का मतलब न्यूरॉन के रिलेटेड कोई बात है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन, डेंड्राइट और एक्सॉन के अंदर फ़र्क बताएं। डेंड्राइट कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी, डेंड्राइट नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं, वाइल एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जबकि एक्सॉन सेल बॉडी से दूर पैगामात को लेकर जाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान फ़र्क बताएं। इंटरन्यूरॉन फार्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इंटरन्यूरॉन ब्रेन दिमाग बनाते हैं और हराम मगज़ बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है हराम मगज़, वो वाला हिस्सा दिमाग का जो हमारी बैकबोन के अंदर होता है, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेंड्राइट होती हैं। एंड एक्सॉन, डेंड्राइट का मतलब है छोटे रेशे और एक्सॉन का मतलब है बड़े रेशे। डेंड्राइट न्यूरॉन की तरफ पैगाम लेकर जाती हैं और एक्सॉन न्यूरॉन को से पैगाम यानी कि सेल बॉडी से पैगाम दूर लेकर जाती हैं। मोटर न्यूरॉन्स हैव मैनी डेंड्राइट, मोटर न्यूरॉन की बहुत ज़्यादा डेंड्राइट होती हैं, बट ओनली वन एक्सॉन, लेकिन सिर्फ एक ही उनका बड़ा सा रेशा एक्सॉन होता है। दे रिसीव, वो मैसेज, वो पैगाम वसूल करते हैं। दे कैरी मैसेज, वो मैसेज को लेकर जाते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन, और मालूमात को फ्राम इंटर न्यूरॉन टू मसल्स आर ग्लैंड, तो वो इंटर न्यूरॉन से यानी कि दिमाग से पैगामात को मसल की तरफ या ग्लैंड की तरफ लेकर जाते हैं, जबकि ये मालूमात को और पैगामात को इंटर न्यूरॉन की तरफ लेकर जाते हैं। एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के अंदर एक हलचल पैदा करते हैं। इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन में दोबारा एक फ़र्क वाजे अच्छी तरह से देख लो। इंटर न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं और हराम मगज़ के अंदर होते हैं, और वो पैगामात जो उनको मिलता है ना, उसको आगे यानी कि मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन से पैगामात लेते हैं और फिर उसको आगे इफेक्टर तक पहुँचाते हैं, यानी कि जो काम जिन्होंने करना होता है, मिसाल के तौर पर हमारे बाजू ने काम करना है या किसी हिस्से ने जो काम करना है, तो वो काम करने वाला बनाते हैं। तो ये आगे लोकेटेड होते हैं, यानी कि हमारे हाथ तक मोटर न्यूरॉन आते हैं, जबकि इंटर न्यूरॉन जो है हमारे दिमाग के अंदर होते हैं या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि बैकबोन के अंदर होते हैं। व्हाट आर काजेज एंड सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस के असबाब क्या क्या हैं और उनकी इलामतें क्या क्या हैं। काजेज ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस के असबाब क्या क्या हैं। पैरालिसिस इज़ मोस्ट ऑफन काज्ड, पैरालिसिस ज़्यादातर होता है बाय डैमेज, नुकसान की वजह से, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो मरकज़ी निज़ाम है, यानी कि दिमाग को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी वजह से पैरालिसिस यानी कि फालज वगैरह की मफलूज बंदा हो जाता है। द डैमेज मे बी ड्यू टू स्ट्रोक, ये डैमेज दिमाग की वजह से भी हो सकता है, दिमाग को कोई झटका लगा तो स्ट्रोक कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, खून के जमने की वजह से हो सकता है। इन दीज ब्लड वेसल्स, खून की नालियों वगैरह के अंदर, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर अगर ब्लड जमा हो गया तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, जो दिमाग को खून लेकर जाती हैं। सिम्टम ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस की इलामतें कौन कौन सी हैं। पेशेंट में हैव वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज हर बॉडी आर हैव पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, तो जो पेशेंट होता है उसका या तो उसका जिस्म, बॉडी जो है वो कुछ हद तक कमज़ोर हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, और एक ही जिस्म की एक ही साइड से पैरालाइज हो जाता है। देयर में आल्सो भी पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आर इन फोर लिम्स, तो इस तरह से भी पैरालाइज हो सकता है कि नीचे वाला हिस्सा सारा ख़त्म हो जाए। देयर में आल्सो भी पैरालाइसिस, यानी कि पैरालाइसिस की ये किस्म भी हो सकती है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब है हमारा जिस्म का निचला हिस्सा, यानी कि टांगें और पेट से नीचे वाला जितना भी हिस्सा है वो पैरालाइज हो जाए, यानी कि वो काम करना छोड़ दे। आर इन फोर लिम्स, या हमारे चारों बाजू, चारों हिस्से लिम्स काम करना छोड़ दें। चारों लिम्स से मतलब ये है कि दोनों बाजू और दोनों टांगें काम करना छोड़ दें। लिम्स वो हिस्से होते हैं जो जिस्म से बाहर निकले हुए होते हैं, उनको लिम्स बोला जाता है। व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस, राइट इट्स फंक्शन, हाइपोथैलेमस क्या होता है और इसका काम बताना है।
इट लाइज अबाव मिड ब्रेन, ये दरमियाने दिमाग के ऊपर होता है। जस्ट बिलो थैलेमस, बिल्कुल थैलेमस के नीचे। इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर। इट इज़ रफली, ये अंदाज़न द साइज़ ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के साइज़ का होता है। एलिमेंट का मतलब है एक एलिमेंट किसे बोलते हैं, सॉरी, बादाम। एक बादाम के बीज के साइड का होता है, मतलब छोटे से साइड का होता है, एक बीज के साइड का होता है हाइपोथैलेमस, जो कि मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाक़ होता है, थैलेमस के पास। फंक्शन, इसका काम क्या है? इट मेक्स अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम के दरमियान, एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक जोड़ पैदा करता है। इट मेक्स अ लिंक, एक जोड़ बनाता है, बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन कि हमारा जो असाब वाला निज़ाम है, जो पैगाम लेकर जाता है, और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ये है कि हमारा जो रतूतों वाला निज़ाम है, यानी कि खून की नालियों वाला निज़ाम, जिसमें जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो खून की नालियों में पैगाम देते हैं, वो रतूतें खून की नालियों में डाल देते हैं, तो और ब्लड के ज़रिए से हमारा पैगाम जाता है, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इट आल्सो कंट्रोल्स द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की रतूतों को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब है हमारे दिमाग वाला मास्टर ग्लैंड, जो सारे कामों को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स फीलिंग सच एज रैग, पेन, प्लेयर, सोरो। तो इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें भी कंट्रोल होती हैं, ये कंट्रोल करता है फीलिंग, हमारे एहसासात को। सच एज रैग, रैग का मतलब गुस्से में आना, पेन दर्द होना, प्लेयर मज़ा आना, सोरो और गम वगैरह को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। हाउ ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड, हमारे दिमाग की हिफाजत कैसे होती है? ब्रेन इज़ सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल, तो हमारा दिमाग एक हड्डी की बनी हुई खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम का मतलब होता है स्कल, स्कल का मतलब है खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर वाक़ होता है। विच इज़ ए पार्ट ऑफ स्कल, जो हमारी खोपड़ी का एक हिस्सा होता है। तो क्रेनियम जो है वो हमारी जो खोपड़ी है उसका एक छोटा हिस्सा है, वो भी खोपड़ी नुमा हिस्सा है। इनसाइड क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर। ब्रेन इज़ कवर्ड, दिमाग को ढांपा हुआ है, बाई 3 लेयर्स, 3 झिल्लियों के साथ, कॉल्ड मेनिंजेस, जिनको मेनिंजेस बोला जाता है। 3 लहरें होती हैं जिनके साथ उसको ढांपा हुआ होता है। मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन, मेनिंजेस हमारे दिमाग की हिफाजत करती हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, और इसको न्यूट्रिशन भी देती हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब है खाने की चीज़ें, यानी कि जो दिमाग को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देती है टू ब्रेन, दिमाग को, ब्रेन टिश्यू, दिमाग की बाफ्तों को, थ्रू दियर कैपिलरीज, उनकी कैपिलरीज के ज़रिए से। तो खून की नालियाँ जो है ना वो कैपिलरीज होती हैं। खून की नालियाँ इधर न्यूट्रिएंट्स को लेकर आती हैं और ऑक्सीजन को लेकर आती हैं, जो हमारे दिमाग को देती हैं। कौन? मेनिंजेस। मेनिंजेस का मतलब है जो हमारे दिमाग के इर्द गिर्द लहरें हैं, झिल्लियाँ सी लिपटी हुई हैं, वो। व्हाट डू यू नो अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या जानते हैं? द स्पाइनल कॉर्ड इज़ इनफैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड हकीकत में एक ट्यूबुलर बंडल, एक ट्यूब्स की तरह का बंडल होता है, गट्ठा होता है ऑफ नर्व्स, न्यूरॉन का। स्पाइनल कॉर्ड हकीकत में एक बंडल की तरह का गट्ठा होता है असाब का। दे इट स्टार्ट्स, ये शुरू होता है फ्राम ब्रेन, दिमाग से शुरू होता है। फ्राम ब्रेन स्टेम, दिमाग के बिल्कुल शुरू से शुरू होता है। एंड एक्सटेंड्स टू लोअर बैक, और नीचे हमारे आखिरी हिस्से तक, हमारे बैक तक चला जाता है। लाइक ब्रेन, दिमाग की तरह। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस, दिमाग की तरह ये भी मेनिंजेस की झिल्लियों के साथ लिपटा हुआ होता है। द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी बैक बोन है ना, उसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। सराउंड्स, इसको घेरे हुए होती है। एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, और इसकी हिफाजत करती है। तो हमारी जो बैक बोन है उसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक, हमारी हिप तक चला जाता है, बैक तक चला जाता है। राइट डिसऑर्डर ऑफ आइज, आँखों के नुकसानात बताएं। मतलब आँखों के अंदर डिसऑर्डर का मतलब है आँखों के अंदर जो नकाइस आ जाते हैं, खराबियाँ आ जाती हैं, वो बतानी है। नुकसानात मुझसे गलत वर्ड निकल गया। राइट डिसऑर्डर ऑफ आइज़, आँखों के अंदर जो नकाइस आ जाते हैं वो बताएं। तो मायोपिया, शॉर्ट साइट, मायोपिया की बीमारी एक आँखों में आ जाती है जिसे शॉर्ट साइट कहा जाता है। तो शॉर्ट साइट में क्या होता है? दी इलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट इन मायोपिया, हमारी जो आई बॉल है वो लंबी सी हो जाती है। इलोंगेशन मतलब लंबी हो जाती है। सच पर्सन आर नॉट एबल
टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो इस तरह के लोग दूर वाली चीज़ों को वाज़े तौर पर नहीं देख सकते। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, उनकी जो दूर की चीज़ें हैं उनकी जो इमेज बनती है ना वो रेटिना के सामने बनने लग जाती है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंस, तो इस मसले को कनकेव लेंस के इस्तेमाल से आप ख़त्म कर सकते हैं। हाइपर मेट्रोपिया लॉन्ग साइट, हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है जिसे लॉन्ग साइट भी कहा जाता है, दूर की चीज़ों का नज़र आना। इन दिस प्रॉब्लम, इस बीमारी में द आई बॉल शॉर्टन्स, आई बॉल छोटी हो जाती है, आँख का जो डेला है वो छोटा हो जाता है। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो ये दूर की चीज़ें देख सकते हैं लेकिन करीब वाली चीज़ें नहीं देख पाते। द इमेज इज़ फाउंड बिहाइंड रेटिना, इमेज जो है रेटिना के से पीछे जाकर बनती है। कन्वेक्स लेंस इज़ यूज टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, इस मसले को ख़त्म करने के लिए कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, रॉड और कोन के काम बताएं प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई, जो आँख की रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं। रॉड और कोन जो है ना वो आँख के रेटिना के सेल्स हैं। रॉड प्रेजेंट इन द रेटिना, रॉड जो कि रेटिना के अंदर मौजूद हैं ऑफ आई, आँख के। आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, वो कम रोशनी के लिए हसास होते हैं, यानी कि कम रोशनी को देखने में मदद करते हैं। वाइल कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जबकि कोन ऐसे सेल्स होते हैं जो ज़्यादा रोशनी को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड सो डिस्टिंग्विश के डिफरेंट कलर और मुख्तलिफ रंगों के अंदर पहचान कराते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब है मुख्तलिफ रंगों में तमीज़ कराना, पहचान करवाना। वाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी क्या है, रंगों के लिए अंधा होना की बीमारी क्या है। ईच टाइप ऑफ कोन रिकॉग्नाइज वन ऑफ द थ्री प्राइमरी कलर, हर तरह का जो कोन का सेल है वो तीन रंगों में से एक ना एक रंग की पहचान कर सकता है जो कि प्राइमरी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर कौन से हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, इनको प्राइमरी कलर बोला जाता है। तो इनमें से हर एक कलर के लिए कोई ना कोई हमारा कोन सेल मौजूद है। इफ़ एनी टाइप ऑफ कोन इज़ नॉट वर्किंग, अगर हमारे कोन की कोई सी किस्म, कोन के जो सेल हैं उनमें से कोई किस्म काम नहीं कर रही, अच्छी तरह काम नहीं कर रही, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज, तो पहचान करना मुश्किल हो जाएगा दैट कलर, उस तरह के रंग को। सच पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर, लिहाजा इस तरह का बंदा मुख्तलिफ रंगों के दरमियान पहचान नहीं कर सकेगा। दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, इस तरह की बीमारी को कलर का अंधा कहा जाता है या कलर ब्लाइंड कहा जाता है। इट इज़ आ जेनेटिक प्रॉब्लम, ये एक जिनसी मसला होता है, यानी कि वालिदैन से बच्चों में आता है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर, अंदरूनी कान के हिस्सों के नाम बताएं। द इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, अंदरूनी कान के हिस्से तीन हैं। अंदरूनी कान तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। वेस्टिब्यूल, एक हिस्सा वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर केनाल, फिर कोकलिया। तो ये नाम याद करने हैं। टू हाउ ईयर मेंटेन बॉडी बैलेंस, हमारे कान हमारे जिस्म का बैलेंस कैसे बरकरार रखते हैं। सेमी सर्कुलर केनाल्स एंड वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर केनाल और वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, ये हमारे जिस्म का बैलेंस बरकरार रखते हैं, हमारे जिस्म को गिरने से बचाते हैं। सेमी सर्कुलर केनाल कंटेन सेंसरी नर्व्स, इस सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर हसास न्यूरॉन होते हैं, नर्व्स होते हैं। विच कैन डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ हेड, जो हमारे सर की हरकत को पहचान लेते हैं, पता चला लेते हैं। वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंजेस इन द पोस्चर, जो वेस्टिब्यूल्स होती हैं वो हमारी पोस्चर के अंदर कोई तब्दीली आती है तो उसकी पहचान करते हैं। पोस्चर का मतलब है सीधा बैठे हुए हैं या टेढ़े बैठे हुए हैं, तो बॉडी जिस तरफ को बेंड करते हैं, बेंड करना बॉडी को पोस्चर कहलाता है। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्राम दीज टू रिसेप्टर, इन दो रिसेप्टर से, हसास सेल से जो न्यूरॉन आते हैं, ईच रीच सेरिबलम, तो सेरिबलम, वो सेरिबलम में पहुंच जाते हैं। सेरिबलम हमारे दिमाग का हिस्सा है। थ्रू द ऑडिटरी नर्व, हमारे ऑडिटरी मतलब सुनने वाले असाब के ज़रिए से, ऑडिटरी का मतलब है सुनना, तो सुनने वाले असाब के ज़रिए से ये हमारी दिमाग में सेरिबलम में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से फिर हमारा जो सेरिबलम है हमारे गिरने को, हमारे सीधे खड़े होने को और हमारे सर की हरकत वगैरह को कंट्रोल करता है। राइट टू फंक्शंस ऑफ
ऑक्सीटोसिन के दो काम बताएं। इट इज़ अ हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन है सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे दिमाग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पिछले हिस्से से, पोस्टीरियर का मतलब पिछला हिस्सा, पिछला जो लोब का मतलब होता है दाना सा, जो पिछला दाना सा होता है ना, उससे ये पैदा होता है। इट स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वाल, ये यूट्रस की दीवार को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। इन द मदर्स, माँ के अंदर, फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए, बच्चे की बर्थ के लिए, जब बच्चे ने पैदा होना होता है तो मदर का जो यूट्रस होता है जहाँ से बच्चे ने पैदा होना होता है वो सिकुड़ता और फैलता है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन है उसके सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। दिस हार्मोन इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्राम ब्रेस्ट, तो ये हार्मोन ये काम भी करता है कि जो छाती से, मदर की छाती से जो दूध निकालना होता है, तो दूध निकालने में भी जो बच्चे ने पीना होता है उसमें भी ये मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वही इंजेक्शन है जो भैंसों वगैरह को लगाया जाता है। जब भैंसें दूध नहीं दे रही होती तो भैंसों को भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो दूध दे दें। व्हाट इज़ मीन्ट बाय सॉल्टरी इम्पल्स से क्या मुराद है? इम्पल्सेस जंप ओवर द एरिया ऑफ माइलिन, जो माइलिन की शीट होती है जो न्यूरॉन के ऊपर चढ़ी हुई होती है। गोइंग फ्राम नोड टू नोड, वो एक नोड से दूसरे नोड तक जाती है। सच इम्पल्स आर कॉल्ड सॉल्टरी इम्पल्सेस या जंपिंग इम्पल्सेस, तो इस तरह की जो इम्पल्सेस होती हैं उनको सॉल्टरी इम्पल्सेस कहा जाता है, यहाँ पर जंप लगाने वाली इम्पल्सेस कहा जाता है। इम्पल्सेस जंप ओवर द एरिया ऑफ माइलिन गोइंग फ्राम नोड टू नोड, तो एक नोड से दूसरे नोड तक जो इम्पल्सेस हैं वो जंप कर करके जा रही होती हैं। तो सच इम्पल्सेस आर कॉल्ड सॉल्टरी जंपिंग इम्पल्सेस, तो इस तरह की जो इम्पल्सेस होती हैं उनको सॉल्टरी या जंप लगाने वाली इम्पल्सेस बोला जाता है। दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, तो इस तरह जंप लगाने से जो नर्व इम्पल्स है यानी कि जो पैगाम हमारा जा रहा होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में फ़र्क बताना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मैनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है गदूद। आर एक्सोक्राइन, वो एक्सोक्राइन है। सच ग्लैंड्स हैव डक्ट, इनकी अपनी नाली होती है। डक्ट का मतलब है नाली। फॉर रिलीजिंग दियर सीक्रेशन, ताकि वो अपनी रतूबतें खारिज कर सकें। सीक्रेशन का मतलब है रतूबतें। डाइजेस्टिव फॉर एग्जांपल, ईजी का मतलब है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, या एग्जाम्पलीग्रेशन, डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे कि हाजमे के ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं यानी कि उनकी अपनी ट्यूब्स नहीं होती। एंड रिलीज दियर सीक्रेशन, और अपनी रतूबतों को खारिज करते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, बराह रास्त ब्लड के अंदर यानी कि खून की नालियों के अंदर। ब्लड कैरीज द हार्मोन टू द टारगेट आर्गन, जो ब्लड है वो हार्मोन को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर लेकर जाना होता है, आर टिशू, किसी आर्गन के पास या टिशू के पास। एग्जाम्पलीग्रेशन, मिसाल के तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसकी अपनी रतूबतें खारिज करने के लिए कोई ट्यूब नहीं होती। ETC एटसीट्रा, एटसीट्रा का मतलब है वगैरह वगैरह। वट आर मीनेंजेस, मीनेंजेस क्या होती हैं? आल्सो राइट देयर फंक्शन, उनका काम भी बताना है। तो मीनेंजेस का आपको पहले भी पता चल चुका है। ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड आर कवर्ड बाय द लेयर, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, हमारा दिमाग और हमारा हराम मगज, उनको वो तहों के अंदर लिपटा हुआ होता है जिनको मीनेंजेस बोला जाता है। मीनेंजेस प्रोटेक्ट देम, मीनेंजेस इनकी हिफाजत करती हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू देम, और इनको खाने के लिए कुछ देती हैं और ऑक्सीजन भी देती हैं। थ्रू दियर कैपिलरीज, अपनी कैपिलरीज के ज़रिए से यानी कि अपनी खून की नालियों के ज़रिए से। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का काम लिखें। फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, मिड ब्रेन दरमियानी दिमाग जो है वो सेंसरी मालूमात इकट्ठी करता है। एंड सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और पहले फोर ब्रेन का मतलब है जो दिमाग का पहला हिस्सा है उसको वो पैगामात देता है।
मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड पोस्चर। तो मिड ब्रेन दरमियान वाला जो दिमाग है उसको मिड ब्रेन कहते हैं। तो ये कुछ ऑडिटरी का मतलब है सुनने वाले, रिफ्लेक्सेस का मतलब है जो काम होते हैं, और पोस्चर का मतलब है सीधा बैठना, तो इसको भी कंट्रोल करता है। फिर से देखते हैं फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। हमारा जो दिमाग है ना उसके तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन है। तो हमारे दिमाग के जो तीनों हिस्से हैं उसमें से मिड ब्रेन यानी कि दरमियान वाले हिस्से का क्या काम है। तो दरमियान वाला हिस्सा जो होता है ना वो सेंसरी मालूमात, सेंसरी का मतलब है जो हमारे हाथ ने अगर गर्म चीज़ को छू लिया है तो वो गर्मी की जो लहर है वो लेकर जानी है, तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको लेकर जाता है सेंड टू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और हमारा जो फोर ब्रेन है उसके मुनासिब हिस्से की तरफ वो पैगाम लेकर जाता है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर, और हमारे सही तरह बैठने को और हमारे सुनने के जो भी काम होते हैं उनको भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या काम करती है और ग्लूकागॉन क्या काम करता है, ये ऋतुओं के नाम है या हार्मोन के ये नाम है। ग्लूकागॉन इट इन्फ्लुएंसेस द लिवर, ये हमारे लिवर को मुतासर करता है टू रिलीज ग्लूकोज, कि वो ग्लूकोज पैदा करे इन ब्लड के अंदर, एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेज, लिहाजा ब्लड का जो लेवल है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। कंसनट्रेशन का मतलब है इर्तिकाज, मतलब ये कि हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज का इर्तिकाज है, जो ग्लूकोज का एज अ होल मजमुआ होता है ना वो बढ़ जाता है। इंसुलिन इसका उलट काम करता है। इंसुलिन इन्फ्लुएंसेस द लिवर, इंसुलिन लिवर को ये कहता है कि टू टेक एक्सेस ग्लूकोज, के जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है फ्राम द ब्लड, खून से वो ले लो, एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन फाज, लिहाजा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो रुक जाता है। इंसुलिन जो है हमारे ब्लड के अंदर से अगर ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है तो उसको काम करने में मदद करता है, जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है कि हमारे खून के अंदर अगर ग्लूकोज कम हो जाता है तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे का उलट काम कर रहे होते हैं, इसलिए इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर अगर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाए तो उसको कम किया जाता है, खून से ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन लगाई जाती है। डिफाइन फीडबैक मैकेनिज़्म, फीडबैक मैकेनिज़्म की तारीफ़ करें। फीडबैक मैकेनिज़्म मीन, फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब है द रेगुलेशन ऑफ आ प्रोसेस, एक काम का बाकायदा करना, एक काम को बाकायदा करना बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस की आउटपुट के ज़रिए से। मतलब यह कि कोई काम आपने करना है तो वो काम आपने उसी से करना है, जो काम आप कर रहे हैं उसी काम की हेल्प से आपने कोई काम करना है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया है तो ग्लूकोज के ज़्यादा होने के ज़रिए से ही कंट्रोल करना, इसे हम कहेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो वो ज़्यादा ग्लूकोज हमारे दिमाग में जाता है, तो हमारा दिमाग हमारे लीवर को कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन पैदा करें ताकि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके। तो फिर इंसुलिन पैदा होती है और ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है। तो इस तरह से जो ग्लूकोज है वही पैदा होता है और वही उनको कम कर देता है, जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसी के ज़रिए से कम हो जाता है। तो इसलिए ये फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या काम है, तो ये हमारे दिमाग का आखिरी हिस्सा होता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल द ब्रीथिंग, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है ब्रीथिंग, सांस लेने को, हार्ट रेट दिल की धड़कन को, ब्लड प्रेशर खून के प्रेशर को, इट आल्सो कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस, ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है, सच एज वोमिटिंग जैसा कि उल्टी आती है, कफिंग खांसी आती है, स्नीजिंग छींक आती है, ETC वगैरह वगैरह। इन्फॉर्मेशन वो मालूमात दैट पासिस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, और बाकी दिमाग के दरमियान एक्सचेंज होती हैं, पास थ्रू द मेडुला ऑब्लंगेटा, वो भी मेडुला ऑब्लंगेटा से ही गुजर कर जाती हैं। तो जहाँ पर हमारा दिमाग एंड हो रहा होता है ना तो वहाँ से मेडुला ऑब्लंगेटा शुरू होता है और फिर हमारी बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड चला जाता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस से क्या मुराद है। हिप्पोकैम्पस इज़ आ स्ट्रक्चर, हिप्पोकैम्पस एक ऐसी साखत होती है दैट इज़ डीप इन सेरिब्रम, जो कि सेरिब्रम के बिल्कुल अंदर होती है। सेरिब्रम का मतलब है दिमाग का हिस्सा, दिमाग के एक हिस्से के बिल्कुल अंदर होती है। इट फंक्शंस, ये काम करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज, नई यादें बनाने का ये काम करती है। पीपल विद
डैमेज्ड हिप्पोकैम्पस, वो लोग जिनकी हिप्पोकैम्पस ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कांट रिमेंबर थिंग्स, वो चीज़ों को याद नहीं रख सकते। दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज, जो डैमेज होने के बाद वाक़या होती हैं। बट कैन रिमेंबर थिंग्स, लेकिन उन बातों को याद रख सकते हैं। दैट हैड अकर्ड बिफोर डैमेज, जो उसके डैमेज होने से पहले जो जो वाक़यात हुए थे वो याद रहते हैं, लेकिन बाद के वाक़यात कोई भी याद नहीं रहते। वाट इज़ मीन्ड बाय एक्रोमेगली से क्या मुराद है? इट सोमेटोट्रॉफिन इफ़ सोमेटोट्रॉफिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड, अगर सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है। सोमेटोट्रॉफिन एक हार्मोन का नाम है। अगर वो हार्मोन बहुत ज़्यादा पैदा होता है आफ्टर ग्रोइंग एज, जब इंसान बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद भी ये वाला जो ना बड़ा होने वाला हार्मोन है, इंसान की नशोनुमा करने के लिए ये हार्मोन होता है। तो अगर इंसान बड़ा हो जाता है और फिर भी ये सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन पैदा होता चला जाता है। इंटरनल ऑर्गन एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज़, हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से और जिस्म की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं यानी कि बाजू वगैरह अलोन ग्रो लार्जर, तो वो बड़े हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगली, तो इस हालत को एक्रोमेगली कहा जाता है। वाट आर द फंक्शंस ऑफ रेटिना, रेटिना का क्या काम है? एंड ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? रेटिना एक झिल्ली का नाम है, एक हमारे आँख की लेयर है जहाँ पर हमारी इमेज बनती है और हम देख सकते हैं। और ऑप्टिक नर्व वो एक रेशा है जो पैगाम को, हमारी आँखों के पैगाम को हमारे दिमाग तक लेकर जाता है। रेटिना इट रिसीव्स लाइट फोकस्ड फ्राम द लेंस के, रेटिना क्या करती है? इट रिसीव लाइट, ये रोशनी को वसूल करती है। फोकस फ्राम लेंस, जो लेंस से फोकस होती है, मतलब यह कि लेंस से कोई भी किसी की तस्वीर बनती है रेटिना के ऊपर, तो उसको ये वसूल कर लेती है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? इट ट्रांसफ़र विजुअल इंफॉर्मेशन, ये देखने वाली मालूमात को लेकर जाता है फ्राम रेटिना टू ब्रेन, दिमाग की तरफ लेकर जाता है रेटिना से, मतलब आँख से जो पैगामात को दिमाग तक लेकर जाना होता है वो ऑप्टिक नर्व करता है। विजुअल का मतलब है देखने के बारे में मालूमात। वाट इज़ मीन्ड बाय ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर से क्या मुराद है? ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड इज़ द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ सेल बॉडीज़, ग्रे मैटर स्पाइनल कार्ड का ज़्यादा गाढ़ा हिस्सा होता है और उसमें सारी सेल बॉडीज़ होती हैं। एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, और उसके अंदर ऐसे एक्सॉन होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग नहीं चढ़ी हुई होती। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड का मतलब है नॉन माइलिनेटेड, जिनके ऊपर कवरिंग ना चढ़ी हो। डिफाइन ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट की तारीफ करें। ऑप्टिक डिस्क इज़ अ पॉइंट, ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा नुक्ता होता है वेयर नो रॉड एंड कोन आर प्रेजेंट, जहाँ पर ना तो रॉड के सेल्स होते हैं ना ही कोन के सेल होते हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है, इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, इसको एक ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। डिफाइन हार्मोन, हार्मोन की तारीफ करें। या सब्सटेंस एक चीज़ दैट इज सीक्रेटेड, जो पैदा की जाती है, जहाँ निकाली जाती है बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से, एक एंडोक्राइन के गदूद से, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बराह रास्त ब्लड के अंदर। एंड देन प्रोड्यूस्ड आ स्पेसिफिक, और वो फिर वो पैदा करती है एक ख़ास इफ़ेक्ट, असर ऑन आ पार्टिकुलर टिश्यू, एक ख़ास बाफत के ऊपर, एक सेल के ग्रुप के ऊपर। इज कॉल्ड हार्मोन, तो उसे हार्मोन बोला जाता है। डिफाइन नर्वस कोआर्डिनेशन, नर्वस कोआर्डिनेशन की तारीफ़ करें। एंड केमिकल कोआर्डिनेशन, और कीमियाई कोआर्डिनेशन की भी तारीफ़ करें। नर्वस कोआर्डिनेशन की तारीफ़, नर्वस कोआर्डिनेशन क्या होता है? इन नर्वस कोआर्डिनेशन, असाब के ज़रिए से रबता कायम करना। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, दिमाग और स्पाइनल कार्ड आर कोआर्डिनेटर्स, ये इसके कोआर्डिनेटर्स होते हैं, ये रबता पैदा करने वाले हिस्से होते हैं। तो इन नर्वस कोआर्डिनेशन, असाब के ज़रिए से रबता कायम करने में दिमाग और स्पाइनल कार्ड, दिमाग और हराम मगज़ बड़े हिस्से हैं जो रबता कायम करते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, वो मालूमात को लेते हैं। एंड सेंड, और भेजते हैं मैसेज, पैगामात को थ्रू न्यूरॉन, न्यूरॉन के ज़रिए से। इन द फार्म ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की शक्ल में। केमिकल कोआर्डिनेशन, कीमियाई कोआर्डिनेशन। इन केमिकल कोआर्डिनेशन, कीमियाई कोआर्डिनेशन में वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड, मुख्तलिफ तरह के एंडोक्राइन के जो गदूद होते हैं, प्ले द रोल, वो किरदार अदा करते हैं ऑफ कोआर्डिनेशन, राब्ते का।
दे रिसीव इंफॉर्मेशन, वो मालूमात लेते हैं इन द फार्म ऑफ वेरियस केमिकल, मुख्तलिफ केमिकल के ज़रिए से, कीमियाई चीज़ों के ज़रिए से वो पैगाम लेते हैं। एंड सेंड मैसेज बाय सीक्रेटिंग पार्टिकुलर हार्मोन इन द ब्लड, और फिर पैगाम भेजते हैं ख़ास तरह के हार्मोन ब्लड के अंदर डालकर, जैसे कि इंसुलिन एक हार्मोन है। डिफाइन कोआर्डिनेशन, कोआर्डिनेशन की तारीफ करें। कोआर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस, कोआर्डिनेशन एक तरीका है थ्रू विच, जिसके ज़रिए से टू आर मोर ऑर्गन, दो या दो से ज़्यादा अज़ा इंटरैक्ट, आपस में अमल करते हैं, एंड कम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे के काम के अंदर हिस्सा लेते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स से क्या मुराद है? आ नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, एक नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल तब्दीलियाँ होती हैं दैट ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन के साथ साथ चलती है। ये सवाल पहले भी आ चुका है। इज़ अनएबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम, आउल, आउल जो होता है ना उल्लू, वो इज़ अनएबल टू सी डे टाइम, वो इस काबिल नहीं होता कि वो दिन के वक्त देख ले। वाई, क्यों? आउल इज़ नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम, उल्लू जो है वो दिन के वक्त नहीं देख सकता। द रीज़न फॉर दिस इज़ द, जिसकी जो वजह है वो ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ कोन, उसके अंदर कोन के सेल नहीं है, विच रिसीव एंड सेंस द ब्राइट लाइट, जो चमकीली रोशनी को रिसीव कर लेते हैं, कबूल करते हैं और उसको महसूस करते हैं। व्हाट इज़ न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है? राइट नेम्स ऑफ इट्स टू टाइप, इसी दोनों किस्मों के नाम बताएं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज सेल, न्यूरॉन खास तरह के सेल होते हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, जो इस काबिल होते हैं कि वो पैगामात को लेकर जा सकें फ्राम रिसेप्टर, रिसेप्टर वसूल करने वाले सेल से, टू द कोऑर्डिनेटर पहुंचाने वाले सेल्स की तरफ। कोऑर्डिनेटर मतलब राब्ता वाले सेल्स की तरफ, एंड कोऑर्डिनेटर्स टू द इफेक्टर, और फिर कोऑर्डिनेटर आगे इफेक्टर तक लेकर जाते हैं, इफेक्टर जो पैगाम को वसूल करके उसका असर कबूल करते हैं। डेंड्राइट एंड एक्सॉन आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की दो किस्में, एक डेंड्राइट है और दूसरा एक्सॉन है। डेंड्राइट पैगाम को वसूल करता है और एक्सॉन उनको आगे लेकर जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। एक हाइपो वर्ड है ये वाला हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये हाइपर है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये इन दोनों में फ़र्क पड़ना है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म और इधर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? इट इज़ काज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सन, ये थायरॉक्सन के कम पैदा होने की वजह से बीमारी होती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी, इसके ज़रिए वजह से जिस्म के अंदर तवानाई कम पैदा होती है। एंड स्लोइंग डाउन द हार्ट बीट, और दिल की धड़कन कम हो जाती है। इट इज़ काज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सन, ये थायरॉक्सन के ज़्यादा पैदा होने से होती है। इट्स सिम्टम्स आर, इसकी इलामतें हैं इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन, तो तवानाई ज़्यादा पैदा हो जाती है। इंक्रीज हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एपिलेप्सी, एपिलेप्सी से क्या मुराद है? एपिलेप्सी इज़ आ नर्वस डिसऑर्डर, ये हमारे न्यूरॉन का या नर्व के हिस्सों का या निज़ाम असाब का एक नुक्स है। डिसऑर्डर का मतलब नुक्स है या ख़राबी है। इन विच, जिसमें देयर इज़ अब नॉर्मल, हमारे अंदर हो जाती है एक अब नॉर्मल हालत, एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन द ब्रेन, और हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा लहरें पैदा होने लग जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैगामात आने लग जाते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीज़र इन पेशेंट, तो इसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर बार बार झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे रोकना मुश्किल हो रहा होता है। तो मतलब ये कि एपिलेप्सी एक ऐसा हमारे अंदर हमारे असाब का नुक्स आ जाता है कि जिसकी वजह से हमारी एक हालत जो है ना अब नॉर्मल सी हो जाती है, और जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पैगामात नर्व इम्पल्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस हमारे दिमाग में पैदा होने लग जाती हैं, और जिसकी वजह से झटके लगने लग जाते हैं मरीज़ को, और उसकी हालत गैर हो जाती है। यूँ कह सकते हो कि दौरा पड़ने लग जाता है। वाई द आइज़ ऑफ डॉग एंड कैट शाइन एट नाइट, रात के वक्त कुत्ते की और बिल्ली की आंखें क्यों चमकती हैं? द रीज़न फॉर दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ टेप्टम,
बिहाइंड द आइज़। इसकी वजह यह है कि उनकी आंखों के पीछे टेप्टम होती है, विच इज़ अ लेयर केपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट, जो इस काबिल होती है कि वो रोशनी को मुनक्स कर सकती है, यानी कि रोशनी को टकराने के बाद वापस भेज सकती है। राइट नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब है उससे कौन से हार्मोन पैदा होते हैं, तो यहाँ पोस्टीरियर लोब से मुराद ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पिछला हिस्सा है। द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पिछला हिस्सा है स्टोर्स एंड सीक्रेट, वो स्टोर भी करता है यानी कि ज़ख़ीरा भी करता है, और सीक्रेट का मतलब है खारिज भी करता है। टू हार्मोन, दो तरह के हार्मोन को, एक ऑक्सीटोसिन है और एक वैसोप्रेशन है। एक ऑक्सीटोसिन को पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन को, और वैसोप्रेशन हार्मोन को। राइट नेम्स ऑफ 4 लोब्स, 4 लोब्स के नाम बताएं ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 हिस्सों के नाम बताने हैं। 4 लोब्स के, लोब का मतलब उसके हिस्से ही हैं। 4 लोब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 हिस्से क्या क्या हैं? फ्रंटल लोब, एक फ्रंटल है, दूसरा पेरिटल लोब है, तीसरा ऑक्सीपिटल लोब है, और चौथा टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब, तो ये लोब्स हैं जो उनके छोटे छोटे से दाने होते हैं, उनके उनके नाम हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन के दरमियान फ़र्क आपने बताना है। द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, दिमाग का बहुत ऊंचा हिस्सा, कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन, वो हमारे कॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल करता है। और वॉलेंट्री एक्शन, जहाँ पर कॉन्शियस का मतलब यह है कि जो हमारे होश में होते हैं वो उनको एक्शन को कंट्रोल करता है। और वॉलेंट्री एक्शन या ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। कॉन्शियस एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन एक ही बात है। वैन इम्पल्सेस आर नॉट पास, जब इम्पल्सेस नहीं गुजर सकती टू द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, दिमाग के सबसे ऊंचे हिस्से में, इट रिजल्ट इन रिस्पॉन्स, तो इससे ये जवाब मिलता है विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारे होश के साथ कंट्रोल में नहीं होता। सच रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन, तो इस तरह के जो काम होते हैं उनको इनवॉलंटरी एक्शन कहा जाता है, यानी कि जो खुद ब खुद हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि गर्म चीज़ को आपने छुआ और खुद ब खुद आपका हाथ पीछे हट गया, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है। राइट द नेम ऑफ 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन पैदा होते हैं उनके नाम बताएं। थायरॉक्सिन हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन आर 2 हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के से 2 हार्मोन पैदा होते हैं, एक का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। व्हाट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का क्या मतलब है? दी मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। मेडुला ओब्लंगेटा यानी कि दिमाग का आखिरी वाला हिस्सा, पोन्स उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, और मिड ब्रेन दरमियान वाला ब्रेन दिमाग है। द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, वो बाकी वाले दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ते हैं। दे आर कलेक्टिवली रेफर टू एज ब्रेन स्टेम, तो उनको ब्रेन स्टेम बोला जाता है। मतलब ये कि ये जो मेडुला ओब्लंगेटा है, पोन्स है और मिड ब्रेन है ना, ये हमारे सारे दिमाग को निचले वाले हिस्से के साथ, यानी कि हमारी बैकबोन वाला जो हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं, तो इस वजह से इनको स्टेम, ब्रेन स्टेम बोला जाता है। राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के 2 बड़े बड़े काम बताएं। स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म 2 मेन फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड 2 बड़े बड़े काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जो दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी बैकबोन के अंदर अंदर हमारे नीचे हिस्से तक गया हुआ है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड के 2 बड़े बड़े काम बताने हैं। इट सर्व्स आ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट, ये एक लिंक बनाता है, एक जोड़ बनाता है हमारे जिस्म के हिस्सों के दरमियान, दिमाग ब्रेन के दरमियान, स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, स्पाइनल कॉर्ड पैगाम को लेकर जाता है फ्राम बॉडी पार्ट, जिस्म के हिस्सों से, टू ब्रेन, दिमाग की तरफ, एंड फ्राम ब्रेन और दिमाग से टू द बॉडी पार्ट, जिस्म के हिस्सों तक। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्स फॉर सम इम्पल्सेस, फॉर सिंपल रिफ्लेक्सेस। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक राब्ते का तौर पर राब्ते का भी जिम्मेदार होता है कुछ सादा से रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, सादा से कामों के लिए। डिफाइन पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की तारीफ करें। इन पॉजिटिव फीडबैक में दी चेंजेस रिजल्टिंग फ्राम आ प्रोसेस, एक प्रोसेस से जो तब्दीलियाँ आती हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस को ज़्यादा कर देती हैं। सकिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन इन द मदर। जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है तो वो जैसे जैसे उसको सक कर रहा होता है वैसे वैसे उसके अंदर एक तब्दीली आ रही होती है और उससे एक हार्मोन पैदा होता है
माँ के अंदर, दिस हार्मोन वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो इस हार्मोन की वजह से और ज़्यादा दूध पैदा होता चला जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकाल दिए हैं इस चैप्टर के। तो आपको अगर पसंद आती है तो आप दूसरों के पास भी लाजमी शेयर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।